नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। अमेरिका को ईरान से हार बहुत महंगी पड़ी और इजराइल के लिए तो यह किसी बुरे सपने से कम नहीं है। अमेरिका अलग थलग हो गया, इजराइल अलग थलग हो गया और अब तो आलम यह है कि इस जंग में हार जाने के बाद इजराइल ने अमेरिका की बात सुननी बंद कर दी तो अमेरिका ने इजराइल के दुश्मन से हाथ मिला लिया है। यानी डोनाल्ड ट्रंप ने कर दिया है अपने सबसे खास दोस्त से विश्वासघात। ट्रंप ने नेतन्याहू के सपने पर न सिर्फ पानी फेरा है बल्कि 440 वोल्ट का झटका दे दिया है। इजराइल के सबसे बड़े दुश्मन से ट्रंप ने हाथ मिला लिया है, डील कर ली है। यह वही अमेरिका है जिसने तुर्की को F-35 फाइटर जेट नहीं देने का फैसला किया था बिकॉज ऑफ इजराइल, कि तुर्की उस फाइटर जेट का इस्तेमाल इजराइल के खिलाफ ना कर दे, क्योंकि इजराइल को खतरा है तुर्की से। लेकिन अब इजराइल को अलग थलग करते हुए इजराइल के सबसे बड़े दुश्मन तुर्की से हाथ मिला लिया है डोनाल्ड ट्रंप ने। और डोनाल्ड ट्रंप क्या देने जा रहे हैं तुर्की को? डोनाल्ड ट्रंप देने जा रहे हैं फाइटर जेट के इंजन, वो फाइटर जेट जो खुद तुर्की बना रहा है। यानी जिस फाइटर जेट का इस्तेमाल तुर्की इजराइल के खिलाफ करेगा उसका इंजन अमेरिका से आएगा। कहते हैं इजरायली पीएम को जब ये जानकारी मिली तो वो गुस्से से पागल हो गए। नेतन्याहू को समझ नहीं आ रहा है कि वो करें तो करें क्या। अमेरिका ने तुर्की को $700 मिलियन के जेट इंजन देने का फैसला किया है। वो तुर्की जिसने खुलेआम सरेआम इजराइल को दुश्मन घोषित किया है। वो तुर्की जिसने नेतन्याहू पर गिरफ्तारी का वारंट जारी किया है, नेतन्याहू को आतंकवादी कहता है। इजराइल के सबसे अच्छे दोस्त आज के समय में सबसे बड़े दुश्मन बनते दिख रहे हैं। तो क्या अमेरिका अपने सबसे पुराने दोस्त इजराइल के पीठ में छुरा घोंपने को तैयार है? ईरान डील से पहले ही कमजोर पड़ रहे इजराइल के ऊपर एक और खतरा मंडराने लगा है। तुर्की के ताकतवर होने से मिडिल ईस्ट के पावर बैलेंस पर कितना फर्क पड़ेगा? और अमेरिका के इस डील के बाद बेंजामिन नेतन्याहू क्या करेंगे? डिटेल से जानेंगे इस खबर को। इस डील के बारे में आपको बताएंगे। अमेरिका ईरान में डील होने के बाद बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने लिए अलग रास्ता चुनने का फैसला किया। बेंजामिन नेतन्याहू ने ट्रंप को लेकर, अमेरिका को लेकर कई तीखे बयान भी दिए। यहां तक कि इजराइल से यह भी कहा गया कि इजराइल अमेरिका का गुलाम नहीं है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल के इस बयान के बाद ऐसा झटका नेतन्याहू को दिया है जिससे नेतन्याहू की चाल ही बिगड़ गई है। एक तो नेतन्याहू को वॉशिंगटन नहीं आने दिया गया, व्हाइट हाउस ने ट्रंप से मिलने का समय नहीं दिया गया। दूसरी ओर ट्रंप ने नेतन्याहू के एक ऐसे दुश्मन से हाथ मिला लिया जिसे इजराइल अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है, और वो भी हाथ मिलाया उस हथियार के लिए जिस हथियार का इस्तेमाल आज नहीं तो कल तुर्की इजराइल के खिलाफ करेगा। यह डील कोई छोटी मोटी डील नहीं है, बल्कि यह डील है फाइटर जेट के इंजन को लेकर। इसके अलावा 40 F-16 फाइटर जेट भी तुर्कियों को देगा अमेरिका। इसके अलावा कई पुराने फाइटर जेट्स को भी ठीक करेगा अमेरिका। यानी तुर्की के हाथ भी मजबूत कर रहा है अमेरिका। इससे पहले ईरान को ऑलरेडी मजबूत करने में लगा हुआ है अमेरिका, जबकि इजराइल तुर्की और ईरान दोनों को अपने लिए सबसे बड़ा खतरा मानता है। तो शतरंज की बिसात पर आखिर डोनाल्ड ट्रंप ये ढाई घर की कौन सी चाल चल रहे हैं जो कोई समझ नहीं पा रहा, और इजराइल के दुश्मन पर अमेरिका क्यों मेहरबान हो रहा है? कहते हैं अमेरिका तुर्की के बीच सबसे बड़ा रक्षा समझौता हुआ है। $70 करोड़ के जेट इंजन देगा यूएस। F-110 जेट इंजन की आपूर्ति करेगा। F-110 इंजन को तुर्की अपने इंडिजिनस फाइटर जेट कान में लगाएगा। अमेरिका 40 नए F-16 फाइटर जेट भी तुर्की को देगा। 70 से ज्यादा जेट्स के मेंटेनेंस किट भी दिए जाएंगे। यूएस तुर्की में $225 मिलियन का मिसाइल सौदा हुआ है।
और 53 हवा में मार गिराने वाली मिसाइल भी यूएस तुर्की को देगा। अब अमेरिका तुर्की के कान जेट के लिए इंजन देगा और यह इंजन इतना खास है कि तुर्की इसे अपने यहां जेट में इस्तेमाल करेगा और तुर्की इसके लिए तैयारी कर रहा है। और यह इजराइल के लिए, इस इलाके के लिए बहुत जबरदस्त खतरा है। कैसे? इसे आपको कान फाइटर जेट को समझना होगा। यह एक इंडिजिनस फाइटर जेट है जिसमें GE F110 इंजन लगाने की तैयारी है। यह इंजन लगभग 32,000 पाउंड तक का थ्रस्ट पैदा करता है। यह इंजन किसी भी लड़ाकू विमान को सुपरसोनिक माक 1.8 की स्पीड देता है। कान तुर्की का स्वदेशी 5th जनरेशन का स्टेल्थ फाइटर जेट है। तुर्की के इस विमान में 2 GE 110 इंजन लगाए जाएंगे। इसमें AESA रेडार और अत्याधुनिक फाइटर वॉरफेयर सिस्टम लगा होगा। हवा से हवा और हवा से जमीन दोनों तरह के मिशन कर सकता है। लंबी दूरी तक हथियार ले जाने, नेटवर्क सेंट्रिक युद्ध क्षमता रखता है। इस डील से तुर्की के कान कार्यक्रम और वायु शक्ति में बहुत ज्यादा इजाफा हो जाएगा। इजराइल पूछ रहा है इसकी क्या गारंटी है कि इस विमान का इस्तेमाल इजराइल के खिलाफ नहीं होगा। अमेरिका तुर्की को मजबूत कर रहा है। तुर्की पहले से नेटो देशों का सदस्य है और अमेरिका इजराइल को भी मैसेज दे रहा है कि ज्यादा हवा में उड़ने की जरूरत नहीं है। अब तुर्की इजराइल के लिए चुनौती कैसे, यह भी समझ लीजिए। इन दोनों के बीच कई सालों से दुश्मनी चल रही है। तनाव का मुख्य वजह फिलिस्तीन है। हमास को तुर्की खुला सपोर्ट करता है। हमास और फिलिस्तीन को इजराइल दुश्मन मानता है। हमास को इजराइल बड़ा आतंकी संगठन मानता है। गाजा में इजरायली एक्शन से आरोप प्रत्यारोप और तीखी नोकझोंक दोनों देशों में चलती रहती है। नेतन्याहू के मुताबिक तुर्की मिडिल ईस्ट में दूसरा ईरान है। ईरान के बाद तुर्की को इजराइल बड़ा खतरा मानता है और इस जंग के दरमियान यह भी कयास लगाए गए थे कि इजराइल तुर्की पर भी अटैक कर सकता है। लेकिन अमेरिका मेहरबान क्यों हुआ? क्योंकि अमेरिका और तुर्की के रिश्ते इन दिनों सामान्य नहीं चल रहे थे। रूस से S-400 खरीदने की डील के बाद दोनों देशों में तनाव आ गया। माना जा रहा है दोनों देशों के रिश्तों को फिर से मजबूत करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन लक्ष्य क्या है? एक तरफ नेटो को डोनाल्ड ट्रंप देखना नहीं चाहते, दूसरी तरफ S-400 खरीदने पर दोनों देशों में मतभेद पहले ही जारी था। तुर्की ने यूएस से $2.3 करोड़ के F-16 लड़ाकू विमानों की खरीद का फैसला किया है और सीरिया में कुर्द लड़ाकों को लेकर अमेरिका तुर्की में मतभेद रहा है। यूएस कुर्द बलों को सपोर्ट करता है जबकि तुर्की इसे खतरा मानता है। तुर्की अमेरिका से लिक्विड गैस भी बड़े पैमाने पर खरीदता है। यानी तेहरान से जंग के बाद कल तक जो दुश्मन थे वो अब दोस्त बनने लगे हैं और कल तक जो दोस्त हुआ करते थे वो दुश्मन दिखने लगे। तुर्की आज भले ही दोस्त हो गया हो लेकिन उससे पहले कभी दुश्मनी हुआ करती थी। इजराइल से बदला लेने के लिए ट्रंप ने तुर्की से दोस्ती का हाथ बढ़ाया, ये कयास लगाए जा रहे हैं। तो आखिर क्या होगा इस दोस्ती का नतीजा और मिडिल ईस्ट के पावर बैलेंस पर इसका कितना असर होगा और इसके बाद इजराइल क्या करेगा? बातचीत करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं मेजर जनरल अनुज माथुर, रक्षा विशेषज्ञ, बहुत स्वागत है आपका। मेजर जनरल राजन कोचर, रक्षा विशेषज्ञ, बहुत स्वागत है आपका। विंग कमांडर आलोक सहाय, रक्षा विशेषज्ञ, बहुत स्वागत है आपका। और असलम रिजवी, ईरान मामलों की जानकार, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले अनुज माथुर सर आपसे शुरुआत करूंगा और आप इस डील को कैसे देखते हैं? एक दोस्त के साथ विश्वासघात, इजराइल के साथ धोखा, पीठ पर हमला, या फिर मिडिल ईस्ट में एक नया पावर बैलेंस? जय हिंद विवेक। जय हिंद सर। देखिए ये जो अमेरिका कर रहा है, ये अमेरिका की एक बहुत गहरी इसमें मुझे रणनीति नजर आ रही है। रणनीति क्या है? देखिए वो तुर्की, पहली बात तो ये हमको आपने कहा भी अपने इंट्रोडक्शन में कि तुर्की नाटो का सदस्य है। नाटो का सदस्य होने के कारण तुर्की के साथ अपने उनके सामरिक और सैनिक दोनों प्रकार के गहरे संबंध हैं। तुर्की में अमेरिका के वेपन सिस्टम्स डिप्लॉयड हैं। आई बिलीव, आई होप वी नो इट।
उन्होंने वहां पर न्यूक्लियर भी कुछ करके रखा हुआ है। तो ये बात बिल्कुल साफ है कि तुर्की के साथ उनके अलग किस्म के रिश्ते हैं। अभी मेरे को लगता है इस पूरे 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 के पूरे प्रकरण में ये है कि दो चीजें साफ नजर आ रही हैं। पहली बात तो ये है कि जब ईरान के साथ उनकी शत्रुता है, और वो उनको कहीं ना कहीं ये भी कयास, ये भी हो सकता है उनके दिमाग में रहा हो कि तुर्की ईरान के साथ पूरी तरह खुल करके उनकी तरफ से इस पूरे संघर्ष के बीच में ना दौड़ पड़े, तो इसलिए वो उनको 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 अपने साथ लेना चाहते हैं। दूसरा क्या है कि आप ये, जैसे आपने कहा S-400 जब उन्होंने लिए तो उन पर सैंक्शंस लगाए गए थे। अब अमेरिका ये आता है कि वो जो रूस के साथ इनके तुर्की के रिश्ते प्रगाढ़ हो रहे थे और डिफेंस डील्स उनके साथ हो रही थी, उनको रोका जाए। और एक हिडन मैसेज मुझे लगता है इजराइल के लिए भी है। लेकिन विवेक, दो चीजें मैं कहूंगा। पहली बात, ये इस बात को पूरी तरह से सिद्ध करती है कि जब अंतरराष्ट्रीय रिलेशंस के परिप्रेक्ष्य में कोई कुछ चीज देखी जाती है तो नो परमानेंट फ्रेंड्स, नो परमानेंट एनिमीज, ओनली परमानेंट इंटरेस्ट। अमेरिका का इंटरेस्ट है तुर्की ईरान को एक साथ जुड़ करके आगे नहीं आने देना। अमेरिका का इंटरेस्ट है पश्चिम एशिया में जब उनका उनका प्रभुत्व बाकी जगह से कम होता हुआ नजर आ रहा हो, ये नहीं कह रहा हूं मैं, नजर आ रहा है, उस समय कहीं और अपना अपना एक ऐसा ऐसा एस्टेब्लिशमेंट तैयार करना जिससे कि वहां पर वो अपना एक कोई किसी प्रकार का प्रभुत्व वहां पर एक्सरसाइज कर सकें। और तीसरी चीज जो है वो यही है कि जिस प्रकार से इजराइल ने लगातार उनको कहा, और ये जो आखिरी स्टेटमेंट नेतन्याहू का था जब उन्होंने कहा था कि मैंने अमेरिका जाकर के राष्ट्रपति से सिर्फ उसको इन्फॉर्म किया था कि आई एम अटैकिंग ईरान, मैंने कोई परमिशन नहीं ली थी, कोई कुछ नहीं लिया था, तो ये खटास है निश्चित रूप से। और अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप का काम करने का यही तरीका है, और यही वजह है। आप देखिए आज डोनाल्ड ट्रंप के का कोई भी मित्र नहीं है। अभी तक एक मित्र था, वो इजराइल था, वो भी छिटक जाएगा इस प्रकार की हरकतें करने से। तो मेरा ये मानना है कि जी। अमेरिका का ये एक कालखंड जो है, डोनाल्ड ट्रंप का दूसरा राष्ट्रपति का जो जो उसका उनका वो है टेन्योर, वो कहीं ना कहीं एक बहुत खराब टेन्योर्स में से मुझे लगता है देखा जाएगा। उन्होंने पूरी दुनिया से अपनी एरोगेंस, अहंकार की वजह से पूरी दुनिया संसार से उनके जो रिश्ते हैं वो लगातार खराब होते चले जा रहे हैं, चाहे वो यूरोप हो, EU हो, नाटो हो, भारत हो, चीन हो, कोई भी हो। जी। विवेक, क्या राजन कोचर सर, क्या इसराइल पर प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप? क्योंकि इससे पहले याद होगा F-35 देने से इनकार किया था इसराइल की आपत्ति के बाद कि इस विमान का इस्तेमाल हमारे खिलाफ हो सकता है, तब अमेरिका ने वो विमान देने से मना कर दिया था। इस विवेक जी, आई हैव अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑन दिस। इस पर्सपेक्टिव ये है कि देखिए, टर्की नेटो का सेकंड लार्जेस्ट मिलिट्री पावर है, एक बहुत इंपॉर्टेंट एक हिस्सा है नेटो का। और अगर ये नेटो को अगर आपको स्ट्रांग रखना है रशिया के अगेंस्ट, बिकॉज यहाँ पे रशिया का जिक्र नहीं हुआ और मैं यहाँ पे जिक्र करना चाहूँ, बिकॉज अगर आप एक मार्केट है, सी आफ्टर ऑल इट्स ऑल अबाउट नेशनल इंटरेस्ट। एक मार्केट है आपका जो मिलिट्री हार्डवेयर आपको बेचना है, और आपको एक पोटेंशियल कस्टमर आपको मिल रहा है, आप उस कस्टमर को लूज क्यों करेंगे, मुझे बताइए। और ये एक बहुत बड़ा ऑर्डर है, इतना छोटा ऑर्डर नहीं है। और अमेरिका जिस स्थिति से गुजर रहा है ईरान की लड़ाई के बाद, इट बैडली नीड्स फंड्स, फाइनेंसेस, इकोनॉमी इज इन अ बैड शेप। तो अमेरिका जो ये देख रहा है, देखिए आप आज की डेट में जो टर्की है, अगर आप उसको स्ट्रेटजिकली देखें तो जितने भी टर्किश स्ट्रेट्स हैं वो आपको ब्लैक सी से आपको मेडिटेरियन तक आपको कनेक्ट करते हैं। मेजर नेटो फैसिलिटीज, जनरल माथुर ने जिक्र किया, वहाँ पे इंसलिक एयर बेस है जहाँ पे इसको अमेरिका का वहाँ दबदबा है, वो एक प्रेजेंस है अमेरिका की वहाँ। दूसरा, इसको नेटो की अटेंशन कहाँ पे है? रशिया के ऊपर। और अगर वो टर्की को अपने हाथ से जाने देंगे तो टर्की तो चाइना की तरफ चला जाएगा, रशिया की तरफ चला जाएगा। एंड इसको डोनाल्ड ट्रंप ये इसको लूज नहीं करना मांगते। और एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट यहाँ पे है जो टर्की के रोल के बारे में बातचीत करता हूँ, जैसे मैंने आपको ब्लैक सी के बारे में बताया, और ये
रशिया यूक्रेन वॉर। दूसरा, सीरिया इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अमेरिका। और अगर आप नॉर्दर्न सीरिया देखिए, वहां पे टर्की की जो फौज है वो डिप्लॉयड है, वो कंट्रोल कर रही है उस एरिया, इसको सीरिया के अंदर कंट्रोल करती है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। साउथ कॉकसकस एरिया जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है इनके लिए। लिबिया, इसको लिबिया भी आप देखिए, बिकॉज वो भी इक्वेशन में आता है। और जो आपका ईस्टर्न, आपका मेडिटेरियन, तो ये मैं मानता हूं कि टर्की इज वेरी स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट टू अमेरिका। अब आ जाते हैं इसको इसराइल और टर्की के बीच में। देखिए, आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। आर्मेनिया और अजरबैजान की लड़ाई हुई, आप इसको जानते हैं, कुछ साल पहले। रशिया टैंक्स और मिलिट्री हार्डवेयर अजरबैजान को भी देता था और वो आर्मेनिया को भी देता था। उसके बावजूद भी लड़ाई होती थी उनकी, बट वो इसको रशिया का इक्विपमेंट इस्तेमाल करती थी दोनों फौजें। तो आजकल की जो आपकी जियो पॉलिटिक्स है, हमको उसको ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना चाहिए। इट्स ऑल अबाउट नेशनल इंटरेस्ट। इसको मैं अपनी चीज इसको बेचना चाहता हूं, और मैं इसको इसराइल को हमेशा, आप ये इसको देखेंगे, हमारे माइंड में एक डाउट रहता है और जी। हम सोचते हैं कि अमेरिका और इसराइल के बीच में रिलेशन खराब हो जाए। कभी खराब नहीं हो। हम्म। इट इज ओनली दीज काइंड्स ऑफ अप्स एंड डाउन्स विल टेक प्लेस, बट द अल्टीमेटली जो बुनियादी आपकी रिलेशनशिप है, और जो वेस्ट एशिया और मिडिल ईस्ट में आपको जो इक्वेशन चाहिए, आज इसराइल, जितने भी लॉजिस्टिक्स है अमेरिका की, वो इसराइल में आपकी बेस्ड है वहां से। और उसको वहीं से वो आपका इराक तक भी इसको पहुंच सकता है, और इराक में भी अमेरिकन बेसिस है, और इसको बाकी जगह भी। एट इसराइल इज अ फल्क्रम। अगर उसको ईरान को कंट्रोल करना है, इट इज ओनली इसराइल विच कैन कंट्रोल ईरान। तो इसीलिए अमेरिका उसको मदद देगा। और आने वाले वक्त में आप एक एक शिफ्ट देखेंगे, और जो मैं आज डिटेल में इसकी एक स्टडी भी कर रहा था। अमेरिका इज प्लानिंग टू मूव इट्स, जो भी उसके बेसिस हैं जहां पे उसने लगाए हुए हैं, वो उसको यहां से निकलेगा। और आप इसको देखेंगे, ये होके रहेगा, और वो यहाँ पे इसराइल को फल्क्रम बनाएगा। अब वो इसको, इसराइल को इतनी ताकत देगा लड़ने के लिए, आप लड़ो। जैसे कि पाकिस्तान को चाइना लड़वा रहा है, इसको चाइना पाकिस्तान को सब कुछ दे रहा, आप बोलते हैं आप लड़ो एज अ प्रॉक्सी। तो आप इसको देखेंगे आने वाले वक्त में इसराइल को भी और मजबूती अमेरिका से मिलेगी। और इसको जो भी आपका टर्की का आप देख रहे हैं, बिकॉज टर्की इज अ वेरी आपका इंडिस्पेंसिबल और स्ट्रैटेजिक आपका लोकेशन, आपका नेटो का कंट्री है, रशिया की तरफ नहीं जाने देंगे, जी। चाइना की तरफ ये उसको नहीं जाने देंगे। तो उसको, टर्की को भी अपने कंट्रोल में रखेंगे। सीरिया, अगेन आई वांट टू रिटरेट, इज वेरी इंपॉर्टेंट अमेरिका, बिकॉज यहां से रशिया को बाहर कर दिया गया है। अब इसको, सीरिया में रशिया का कोई इन्फ्लुएंस नहीं है। तो अमेरिका इस मौके को नहीं खोना चाहता। एंड टर्की इज इंपॉर्टेंट प्लेयर, आफ्टर ऑल इट्स अ गेम ऑफ ये चेस। आपका आपका एंगल बिल्कुल कोचर से सही है कि भाई इसमें रशिया का एंगल भी है, रशिया को भी कंटेन करना चाहता है। लेकिन दो चीजें, एक चीज तो ये कि भाई नेटो को अभी तक तो डोनाल्ड ट्रंप पानी पी पी कर गरिया रहे थे, तुम्हारी कोई औकात नहीं है, तुम हो कौन, हम तुमको पैसा देना बंद कर देंगे। फिर अचानक से वो नेटो को क्यों मजबूत करने लगे, फर्स्ट। और सेकंड, टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस टाइम पर वो ये कर रहे हैं, जबकि इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू को मिलने का भी समय नहीं दिया। तो इसलिए चीजें वहां से भी कनेक्ट हो रही है। मैं एक बार आलोक जी का रिएक्शन चाहूंगा इस पर। आलोक जी। विवेक जी नमस्कार। नमस्कार सर। मेरा आकलन ये है कि आप देखिए तुर्की का जो पोजीशन है वो बहुत ही डबल गेम खेल रहा है, बहुत ही डेलिकेट पोजीशन है। एक तरफ वो रूस के साथ भी उसने काफी अच्छे ट्रेड रिलेशंस मेंटेन करके रखे हुए हैं। बिल्कुल। इसके अलावा रूस के मदद से उसने अपना जो है अकयू न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है वो रूस ने वहां बनाया है, उसकी मदद, तकनीकी मदद से। और कई जगह वह रूस के हित में काम करता है। रूस से उसने S-400 लिया, एयर डिफेंस सिस्टम। लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए कई जगहों पे, जैसे सीरिया के फैक्शन में या साउथ कॉकस में जो एरिया है, वहां पर वो रूसी जो फैक्शन है उसके अगेंस्ट दूसरे फैक्शन को सपोर्ट करता है। उसी तरह से वो अमेरिका और नाटो के साथ भी तुर्की एक अच्छा संबंध बना के रखना चाहता है। कई मुद्दों पर नाराज हो जाता है अमेरिका, तो उसको फिर मना लेता है वो, क्योंकि नाटो भी तुर्की से काफी नाराज था। सिर्फ S-400 के कारण नहीं, कई ऐसे उन्होंने ह्यूमन राइट्स के वॉयलेशंस किए थे। अपने जो विरोधियों को विदेशों से पकड़ पकड़ के ला करके दोनों जेलों में जो यातनाएं दी गई, और जिस तरह से रिलीजियस फंडामेंटलिज्म वहां बढ़ रहा था, तो नाटो उसके काफी खिलाफ था।
लेकिन अमेरिका का इस समय तुर्की के पास जाना एक मुझे विशेष चाल लगती है विवेक जी। आप ध्यान दीजिए कि ट्रंप ने क्या बोला था अभी, इसी जो उन्होंने बोला इस $700 मिलियन की डील के लिए, तो उन्होंने बोला कि ही इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, और मैंने युद्ध के समय तुर्की को बोला था, एंड ही रिमेन्ड न्यूट्रल। मतलब तुर्की इजराइल के खिलाफ आने जा रहा था, तो अमेरिका के प्रभाव में अमेरिका ने मना लिया एर्दोगन को कि आप न्यूट्रल रहिए, नंबर एक। अब देखिए, अगर ऐसी बात है कि एर्दोगन को मना करके इस क्षेत्र में अपना पावर इक्वेशन अपने फेवर में अगर वो करना चाहते हैं, तो आगे आने वाले दिनों में अगर ईरान के साथ संघर्ष होता है, तो एर्दोगन के साथ में अच्छा रिलेशंस उनको बहुत ज्यादा पे करेगा, यहाँ पे बहुत ज्यादा पे करेगा। और इसीलिए मैं $700 मिलियन की डील बहुत बड़ी डील नहीं मानता हूं। इंजन के डील जो है वो बिलियन डॉलर्स में होते हैं, ये छोटा डील है। अभी तो वो कैरेट दिखा रहा है, अमेरिका कैरेट दिखा रहा है कि F-35 का डील जो हमने कैंसिल किया था, हम तुमको वो भी क्लियर कर देंगे, तुम हम अगर हमारे पूरी तरह खेमे में आ जाओ और हमारी पूरी बात मानो तो अब मैं ये मानता हूं कि ये तुर्की को मिडिल ईस्ट में अपने खेमे में करने का एक अमेरिका का प्रयास है। जी, अमेरिका कहीं इस डील के साथ अब्राहम अकॉर्ड ना भेज दे कि भाई डील पे साइन करोगे तो बगल में इस पे भी साइन कर देना, फिर क्या करेगा तुर्की? और अमेरिका का नंबर 1 प्रायोरिटी अब्राहम अकॉर्ड से मुंह नहीं मोड़ सकता अमेरिका, चाहे कोई भी प्रेसिडेंट आए। देखिए तुर्की को नाराज नहीं अभी ये लोग कर सकते। तुर्की से बहुत इनको काम निकालना है, मैटर ऑफ द टाइम है ना फिर सर। तुर्की देखिए स्टेट, अब तुर्की के पास ऐसे स्टेट है जिसको वो ब्लॉक कर दे तो अमेरिका जो है वो ब्लैक सी में बंद जाएंगे, उसके सारे शिप्स वहां से निकल नहीं पाएंगे। तो ये बहुत सारे इक्वेशन है। तुर्की ईरान के खिलाफ क्यों जाएगा? तुर्की तो हमास को सपोर्ट करता है, फिलिस्तीन को सपोर्ट करता है, टू स्टेट थ्योरी को सपोर्ट करता है, तो नेतन्याहू को खुलेआम टेररिस्ट कहता है, नेतन्याहू के खिलाफ वारंट जारी किए हुए हैं। तो ये पूरा गेम ही बड़ा क्रिटिकल हो गया मतलब करके। हाँ, इसीलिए तुर्की को फेवर करके वो न्यूट्रल रखना चाहते हैं अभी। असलम रिजवी साहब, क्या तुर्की का इस्तेमाल करके इसराइल और ईरान को एक साथ टारगेट कर रहे हैं ट्रंप? जी नमस्कार विवेक भाई। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि आपने इंट्रो में बहुत अच्छी बात कही कि अभी हालात दुनिया के बदल रहे हैं। कल जो दोस्त हुआ करता था अब वो दोस्त नहीं रह गया है। देखिए मुझे जहाँ तक एहसास है इस बात का, तमाम जो पैनलिस्ट थे उन्होंने बड़ी अच्छी अच्छी बातें की, लेकिन मेरा एक ज़ाती ख्याल ये है कि अभी कुछ दिन पहले इजराइल में नेतन्याहू का प्री पोल सर्वे हुआ था, उसमें नेतन्याहू की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब दिखाई दी है। आप कह सकते हैं कि जो आपकी लैंग्वेज है टेलीविज़न की, कि ये डूबता हुआ नेतन्याहू एक जहाज़ है, और इसी वजह से जब जहाज़ डूबता है तो लोग उसको छोड़कर दूरी इख्तियार करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ये जानते हैं कि अभी जो अक्टूबर में इलेक्शन होगा, उस इलेक्शन में यकीनी तौर पे नेतन्याहू जाने वाले हैं, लिहाजा वो शायद इसकी तैयारी कर रहे हैं। और मैं ये कोई हवा में बात नहीं कर रहा हूँ। आप देखिए कि अभी मैं आज ही डोनाल्ड ट्रंप का जो है एक इंटरव्यू देख रहा था जिसमें उन्होंने कहा था कि ईरान इज़ अ ब्यूटीफुल कंट्री। ये इस बात की दलील है कि एक तरफ तो नेतन्याहू से इनडायरेक्ट अपनी नाराज़गी जाहिर कर रहे हैं टर्की के साथ या तुर्की के साथ जो उन्होंने डील की है, और दूसरी तरफ ईरान के लिए ये कह रहे हैं कि ईरान इज़ अ ब्यूटीफुल कंट्री। आप इसको चेक कर सकते हैं, मैं पूरे यकीन के साथ ये बात कह रहा हूँ। उधर जी.डी. वैंस ने भी बहुत अच्छे और पॉजिटिव अंदाज में ईरान के लिए बात कही है। तीसरी बात सुन लीजिए जो बहुत ही आपके चैनल वालों के लिए, दर्शकों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और अहम है, और वो ये है कि IRGC के साथ भी अमेरिका बात करने के लिए उतावला हो चुका है इस वक्त। वो IRGC के जिसको अमेरिका ने एक तरह से ब्लॉक किया है और उसके बारे में क्या क्या कहा है दुनिया जानती है, लेकिन आज अमेरिका उसी के साथ बैठने के लिए तैयार है, उसके साथ बात करने के लिए तैयार है। ये दुनिया में एक बहुत बड़ी तब्दीली आ रही है और बहुत बड़ा चेंज आ रहा है कि जो
आप देख रहे होंगे। आप देखिए कि मार्को रूबियो इस वक्त जो है मिडिल ईस्ट में पहुंचे हुए हैं। वो किस लिए गए हैं? वो मिडिल ईस्ट को शायद ये बताने के लिए गए हैं कि हम जो सीज फायर ईरान के साथ कर रहे हैं उसमें हमारी क्या मजबूरी है, क्या फायदा है। ये तमाम बातें वहां पर जो मिडिल ईस्ट के जो कंट्रीज हैं अभी इस जी वक्त मेरा ख्याल यह है कि वो बहरीन में है। तो वहां पर उनको ये बताना चाहते हैं कि हम तुम्हारे साथ भी हैं। ईरान से करीब होने का मतलब ये नहीं है कि तुमको हम छोड़ देंगे। नेतन्याहू की जहां तक बात है, डोनाल्ड ट्रंप ने ये जो समझौता किया है उनको एक तरह से अमली तौर पे जवाब दिया है। जवाब एक बार जबान से दिया जाता है और एक बार एक्शन से दिया जाता है। तो टर्की के साथ जो मामला किया है वो एक्शन के जरिए से उनको जवाब दिया है, होश में आ जाओ, अमेरिका के मुकाबले में ना हो, नहीं तो तुम्हारा जो है खात्मा हो जाएगा और फिर तुम्हें कोई बचाने वाला नहीं होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने यह बात कई बार कही भी है कि अगर हम न होते तो इजराइल का वजूद न वजूद होता। नहीं होता, हम हैं बिल्कुल। जो तो इजराइल बेसिकली को अगर देखा जाए बचाएंगे। रिजवी साहब, तो इजराइल के लिए दो तीन बड़े दुश्मनों में कौन शुमार होता है? ईरान, तुर्की, पाकिस्तान। बाकी जो छोटे छोटे प्रॉक्सीज है मैं उनको काउंट नहीं कर रहा हूं। तो अगर आप उनको एम्पावर कर रहे हो, जाहिर सी बात है आप इजराइल के साथ स्ट्रेटेजिकली अलाइन नहीं हो। माथुर जी। विवेक, देखिए, मैं थोड़ा सा, मेरा मत इसमें भिन्न है। अमेरिका और इजराइल की दोस्ती, आप इस बात को मान लीजिए कि ट्रंप और नो ट्रंप, अमेरिका और इजराइल का जो रिलेशन है वो कभी भी खत्म नहीं हो सकता। जनरल कोचर ने कहा, और वही बात मैं भी कर रहा था, कि अमेरिका जो है उनको वो, अमेरिका नीड्स इजराइल। तो किसी कीमत पर इस तरह की वो हरकत नहीं करेंगे जिससे कि इजराइल, फिर अगर मध्य जो वेस्ट एशियन कंट्रीज में जाकर के उनको परेशानी हो रही है, और उसके अलावा इजराइल भी अगर उनके हाथ से निकल जाएगा, तो फिर पश्चिम एशिया में अमेरिका का बचेगा क्या? और अगर पश्चिम एशिया में अमेरिका का प्रभुत्व, अमेरिका वहां से बिल्कुल गायब हो जाएगा, तो पेट्रो डॉलर का क्या होगा? इट विल बी एन इकोनॉमिक कैटास्ट्रोफी, विवेक, फॉर अमेरिका। कोई सवाल मेरे हिसाब से पैदा नहीं होता कि अमेरिका इजराइल को डंप करेगा। कोई, देयर इज नो क्वेश्चन। मैसेजिंग है, बातचीत हो रही है, कम्युनिकेशंस में गैप है, लेकिन आप पिछले 20-25 दिन की फ्लाइट डिटेल्स चेक कर लीजिए। लगभग रोज लगभग रोज वहां से अमेरिका से रसद आ रही है, अमेरिका से लड़ाई का सामान आ रहा है, वो तमाम चीजें इजराइल में पहुंच रही हैं। आप चेक कर सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। और दूसरे जहां तक सवाल है, देखिए, ये बात हमको हमको समझने की जरूरत है। अक्सर मैंने कहा है आपके पैनल पे आकर के ये बात, कि अमेरिका एक बहुत बड़ी मिलिट्री पावर आज भी है, इसमें ईरान को शक ना हो। ईरान को इस बारे में कोई शक नहीं होना चाहिए। ये बात आप मेरे समझ लें। आप, अब इतना सब कुछ होने के बावजूद भी वो क्यूबा में भी कुछ हो रहा है, और हर जगह अमेरिका के जो पावर प्रोजेक्शंस हैं वो ग्लोबल हैं, पूरी दुनिया में वो अपनी पावर को प्रोजेक्ट कर रहा है। किस प्रकार से कर रहा है? अगर उसको ये कह रहे हैं कि हमने घुटनों पे उसको ला दिया और उसको तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया, मेरे ख्याल से ये गलत विचार हो जाएगा। तो ये बात हमको समझने की आवश्यकता है कि एक बहुत बेहतर सिस्टम वो है। अब जैसे रिजवी साहब कह रहे थे, जो क्यों गए हैं वो वहां पर वेस्ट एशिया में, वो गए हैं, और किस जगह पर गए ये आप नोटिस नहीं कर रहे हैं। वेस्ट एशिया में वो जा रहे हैं यूएई, हर उस देश में वो जाने का प्रयास कर रहे हैं जिसको कि ईरान ने सबसे ज्यादा हमला किया है। क्यों जा रहे हैं वहां पर विवेक? वो इसीलिए जा रहे हैं कि वो वहां पर जाकर के जो एक नया एक उभर करके आ रहा था, एक जिसको कि कुछ आप कोई भी नाम दे सकते हैं, कि एक ऐसा सिस्टम, ऐसा, एक सेकंड और विवेक, ऐसा जियोपॉलिटिकल अरेंजमेंट वो वहां बनाने का प्रयास कर रहे थे जिसमें से अमेरिका को बाहर रखा जा सके। तो वो अरेंजमेंट मुझे लगता है कहीं ना कहीं उसको अमेरिका देख रहा है, और आप देखिएगा कि उसको बनने देना इतना आसान नहीं होगा, और वो बनता भी है तो उसके जो इनहेरेंट इश्यूज होंगे वो बने रहेंगे। देखो विवेक, एक चीज मेरी बिल्कुल क्लियर है कि जब तक आप कोर इश्यूज को एड्रेस नहीं करेंगे, यहां पर कोई सॉल्यूशन निकल करके मुझे आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। और जहां तक सवाल, ये क्या ये कोचर सर, क्या ये वही स्ट्रेटजी है जो हेनरी किसिंजर ने कहा था, देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड एंड एनिमी फॉर अमेरिका? बिल्कुल आपने सही बोला इस विवेक जी। देखिए, इसको सिचुएशन जो जियोपॉलिटिक्स में होती है ना, वो बहुत डायनेमिक होती है।
जो उस टाइम की 10 साल की जो सिचुएशन थी अमेरिका की, आज नहीं हम देख रहे हैं। और जिस तरीके से अलाइनमेंट्स भी बन रही हैं, अब भारत भी एक्चुअली सोच रहा है कि अब इसको आपको इंडो पैसिफिक कमांड से अमेरिका ने पैसिफिक कमांड कर दी। क्यों किया? बिकॉज उसने इसको देखा कि जिस मकसद से उसने भारत को अपने साथ जोड़ा था चाइना के विरुद्ध करने के लिए, वो मकसद तो अचीव हो नहीं रहा, और भारत और चाइना के रिलेशन भी बेटर हो रहे हैं। तो इस और इसको रशिया के साथ भी हमारे अच्छे रिलेशन हो रहे हैं, और हम अपना ऑयल भी ले रहे हैं उसके सैंक्शन के बावजूद। तो ये सारी एक, मैं इसको डायनेमिक्स मानता हूँ अमेरिका की। अमेरिका भी अभी इसको देख रहा है। आज जो सिचुएशन अमेरिका की है, विवेक जी, आई थिंक इट इज द मोस्ट डाउनवर्ड स्पाइरल जो अमेरिका ने अपनी पूरी अपने हिस्ट्री में देखा हो। बिकॉज पूरे वर्ल्ड में आप देख लीजिए, जो एक टाइम पे जो सुपर पावर स्टेटस, और इसको 800 बेसिस हैं इस वर्ल्ड में, और ये सुपर पावर अपना क्यों अपने आप को बुलाता है? बिकॉज ही कैन इन्फ्लुएंस एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड विद इन 48 आवर्स, बिकॉज उसके पास कैपेबिलिटी है, और कोई देश के पास ऐसी कैपेबिलिटी नहीं है। और चाइना अपना सुपर पावर की अगर आप एक डेफिनेशन भी देखें, टेक्स्ट बुक डेफिनेशन, तो वो भी यही बोलती है, अ कंट्री विच कैन इन्फ्लुएंस इवेंट्स एनीवेयर इन द वर्ल्ड विद इन 48 आवर्स। तो इसको अमेरिका के पास और कोई अपने आप को सुपर पावर नहीं बुला सकता आज के कॉन्टेक्स्ट में, एक्सेप्ट अमेरिका। दिस पावर इज डिमिनिशिंग बिकॉज चाइना का इकोनॉमिक पावर आपका बढ़ता जा रहा है। और जिस तरीके से बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, 154 कंट्रीज आर यूजिंग चाइनीज मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। आज जो इंडस्ट्री है मैन्युफैक्चरिंग की यूनाइटेड स्टेट्स में खत्म है। इट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन चाइना। आज मैं एक स्टडी एक्चुअली पढ़ रहा था, वो बताता है कि जितने भी हथियार इसको अमेरिका में मैन्युफैक्चर होते हैं, और जितने भी उसके एविएशन स्पेयर्स हैं, 78% रॉ मटेरियल कम्स फ्रॉम चाइना। बिकॉज आपका जो इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि चाइना बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरर बन चुका है। लेकिन अब यहां से सवाल बहुत इंपॉर्टेंट आलोक जी हो जाता है कि इजराइल के पास ऑप्शंस क्या हैं। इजराइल ने पहले कह दिया कि हम हथियारों के मामले में आत्मनिर्भर होने की कोशिश करेंगे, मतलब एक मैसेजिंग उधर से भी है। अब विवेक जी देखिए, इजराइल अपने हथियार की संख्या तो बढ़ाएगा ही। नए नए रिसर्चेस वहां पे किए जा रहे हैं, नए तरह का हथियार डेवलप किया जा रहा है। लेजर वेपन्स का उसका काफी ज्यादा डेवलपमेंट हो चुका है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में जो जो इलेक्ट्रॉन्स के बर्स्ट से जो एक वेपन तैयार किया गया, वो भी उसने डेवलप किया, जो भारत ने भी किया हुआ है। तो वो तो करेगा ही, और तरह तरह के वेपन्स लेगा। लेकिन इजराइल को जब भी युद्ध करना पड़ेगा ईरान से या किसी भी बड़ी शक्ति से उस क्षेत्र में, तो उसको मदद की जरूरत पड़ेगी, इसलिए कि उसका जियोग्राफिकल एरिया बहुत छोटा है, बहुत लंबे देर तक वो सरवाइव नहीं कर सकता है। और एयर डिफेंस विश्व में अभी इस स्तर की नहीं बढ़ी है कि 100% एरियल अटैक्स जो मिसाइल्स के होते हैं और ड्रोन्स को, उसको 100% रोका जा सके। तो अगर 10-20% भी पेनिट्रेट कर जाते हैं तो इजराइल के लिए बहुत बड़ी क्षति होगी। इसलिए इजराइल भी अमेरिका को छोड़ेगा नहीं, अमेरिका के साथ रहेगा। और मैं इस बात से पूर्णतः सहमत हूं कि इनका जो संबंध है ये टूटेगा नहीं। ये थोड़ी बहुत नोकझोंक चलती रहेगी इनके बीच में, लेकिन टूटेगा बिल्कुल नहीं, क्योंकि दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। आज के दिन में अमेरिका का सबसे बड़ा साथी अगर कोई है तो वो इजराइल है। नाटो को भी कि अमेरिका और इजराइल अलग अलग चले। रिजवी साहब, देखिए, मैं एक बात आपकी खिदमत में अर्ज कर दूं, और वो ये है कि मैंने जो बात कही थी नेतन्याहू के बारे में कही थी, इजराइल के बारे में नहीं कही थी कि डूबता हुआ जहाज नेतन्याहू है। इजराइल एक अलग चीज है, नेतन्याहू एक अलग चीज है। ठीक है, वो उसके प्राइम मिनिस्टर हैं, लेकिन फ्यूचर में नेतन्याहू बिल्कुल खत्म होने जा रहे हैं, ऐसा प्री पोल सर्वे में कहा गया है। इजराइल उससे ईरान को क्या फायदा हुआ? नेतन्याहू जाएंगे, नफ्ताली बेनेट आ जाएंगे। नफ्ताली बेनेट उसी लाइन के नेता हैं, उसी लाइन के लीडर हैं। उनकी पार्टी भी कमजोर हो रही है, इसलिए उनका साथ छोड़ रहा है अमेरिका। मैं जो बात कहना चाहता हूँ विवेक भाई, प्लीज मुझे 1 मिनट टाइम दीजिए। बहुत ही दिलचस्प बात है, और वो ये है कि टर्की जो है एक ऐसा कंट्री, एक ऐसा मुल्क है कि जिस पर कोई विश्वास और भरोसा नहीं करता है। इसको जो है गल्फ में एक अरबी का एक शब्द है मुनाफिक आजम,
टर्की को मुनाफिक आजम कह के पुकारा जाता है। मुनाफिक यानी हिपोक्रेट, आजम यानी ग्रेटेस्ट। अब आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। टर्की किसी का विवेक भाई सगा नहीं हो सकता, भाई नहीं है। ये वक्त का जो है गुलाम है, वो अपने फायदे के हिसाब से, अपने फायदे के लिए किसी के साथ भी दगाबाजी कर सकता है, तो उससे ईरान को भी सतर्क रहने की जरूरत है। माफी चाहूंगा, वक्त सीमित है। आप सभी मेहमान का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौट रहे हैं, बने रहिए हमारे साथ। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।